This is my student support system. Keep watching, keep learning. ओके, गुड मॉर्निंग। वीडियो फ्री की क्लास में आज हम फीटल स्कल स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये तीन जो चैप्टर हैं जो हमने स्टडी किए, दो पहले और एक अब, ये सारे के सारे हमारे बेस बनाते हैं मिडवाइफरी का, ठीक है। तो फीटल स्कल में क्या क्या स्टडी करेंगे, ये एक तो नॉर्मल स्कल हमने स्टडी की थी फर्स्ट ईयर में, ठीक है। फीटल स्कल उस स्कल से क्यों डिफरेंट है वो हमें इस क्लास से देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आपके पास सामने एक फ़ोटो दिख रही है, वो किसकी है? फीटल स्कल की, ठीक है। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है वो क्या है कि जैसे हमने पेल्विस को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया था, वैसे ही फीटल स्कल के भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से, उसको हम कहते क्या हैं? डिविजन्स ऑफ द फीटल स्कल, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि व्हाट आर द डिविजन्स ऑफ फीटल स्कल। तो फीटल स्कल के जो डिवीजन है वो है वॉल्ट, बेस एंड फेस, ठीक है। तो तीन पार्ट्स में उसको हम डिवाइड करते हैं। बातें नहीं प्लीज़। तो सबसे पहले आता है वॉल्ट, ठीक है ना। वॉल्ट क्या है? वॉल्ट इज द लार्ज डोम शेप्ड पार्ट अबव एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन बिटवीन ऑर्बिटल रिजेज एंड नेप ऑफ द नेक। तो ये एक इमेजिनरी लाइन खींची हुई है, ठीक है। इस लाइन के ऊपर जितना भी ये डोम शेप्ड एरिया है उसको हम क्या कहेंगे? वॉल्ट कहेंगे, ठीक है ना। जैसे हमने एडल्ट जो स्कल पढ़ी थी उसमें ये क्या था? क्या था? क्रेनियम, ठीक है ना, पूरा क्रेनियम था। तो यहाँ पर ये क्या है? इसको हम वॉल्ट कह रहे हैं। और यही वॉल्ट जब प्रेजेंटेशन में शो करेगा तब उसको हम क्या कहेंगे? वर्टेक्स प्रेजेंटेशन कहेंगे, ठीक है ना। दूसरा पार्ट इसका आता है बेस। द बेस comprises bones that are firmly united to protect the vital centers in the medulla oblongata। तो बेस यहाँ पर इसका नीचे होता है, जो ये आपको कलर्ड पार्ट दिख रहा है ये बेस है। और यहाँ पर जो बोन है वो सफिशिएंट फॉर्म हो चुकी होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं, और जो वाइटल सेंटर्स हैं बच्चे के मेडुला ऑब्लांगेटा में उनको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। और तीसरा पार्ट आता है हमारा फेस, जो फ्रंट में है। द फेस इज कंपोज्ड ऑफ 14 स्मॉल बोन्स दैट आर ऑल्सो फर्मली यूनाइटेड एंड नॉट कंप्रेसिबल, ठीक है। ये कंप्रेसिबल नहीं है। तो बेस और जो फेस, ये दोनों चीज़ें हैं, ये कंप्रेस नहीं होते हैं ड्यूरिंग डिलीवरी, ये ध्यान रखना है ना। क्या चीज़ है जो कंप्रेस होता है? ओनली वॉल्ट, ठीक है ना। वॉल्ट जो है वो कंप्रेस हो सकता है थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है। अब आता है हमारे पास वॉल्ट की बोन कौन कौन सी हैं। तो अगर आपने एनाटॉमी फिजियोलॉजी एडल्ट स्कल की पहले पढ़ी हुई है तो यहाँ आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा, ठीक है। द बोन्स ऑफ द वॉल्ट आर लेड डाउन इन द मेम्ब्रेन। ये डिफरेंस है, इसको ध्यान से समझना कि हमारे यहाँ जो एडल्ट में स्कल थी उसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं थी, डायरेक्ट बोन एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। बट यहाँ पर क्या है कि कंप्लीट डेवलपमेंट वॉल्ट की बोन्स का नहीं होता है, इनकम्प्लीट डेवलपमेंट होता है। तो बीच में स्पेस होता है, ठीक है। और ये जो स्पेस होता है वहाँ पर क्या होती है? मेम्ब्रेन, जो ब्रेन को कवर करके रखती है, ठीक है ना। जो अंडरलाइंग पार्ट्स हैं वो कवर्ड होंगे, बट वहाँ पर क्या होगी? मेम्ब्रेन होगी। अब इसका बेनिफिट क्या है इस मेम्ब्रेन का कि जब डिलीवर हो रहा होता है बेबी, तो ये थोड़ा सा ऐसे पास में आ सकती हैं या इवन ऊपर नीचे भी हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ तो एक ब्रेन है, वो मेम्ब्रेन है, तो इजीली ओवरलैप हो सकती हैं और साइज थोड़ा सा छोटा होके और निकल भी सकता है, ठीक है ना। तो ईश्वर ने हर चीज़ बड़ी सोच समझ के बनाई है कि इसको हमें यूज़ अभी नहीं करना, बाद में करना है, ताकि बेबी आराम से डिलीवर हो जाए, ठीक है। तो ये डिफरेंस रहेगा एडल्ट स्कल में और फीटल स्कल में, ठीक है। अच्छा, दे हार्डन
फ्रॉम द सेंटर आउटवर्ड्स इन द प्रोसेस नोन एज ओसिफिकेशन। अब जब ये वो जो मेम्ब्रेन है वहाँ भी हार्ड होने शुरू होगी, ठीक है ना। कब हार्ड होंगी? जब एक प्रोसेस चलेगा ओसिफिकेशन का, ठीक है ना। वहाँ पर कैल्शियम का डिपोजिशन और इवन जो हमारी सेल्स हैं वो डेवलप होंगी और धीरे धीरे वो मेम्ब्रेन भी ओसिफाई हो जाएगी, ठीक है ना। बट ये कहाँ से चलती है? सेंटर टू पेरिफेरी, ठीक है ना। जहाँ पर आपको बोन दिख रही है वहाँ से वो धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ना शुरू हो जाएगी और ये जो गैप है वो फिल हो जाएगा बोन से, ठीक है। ये आफ्टर डिलीवरी होगा, ठीक है ना। ओसिफिकेशन इज इनकम्प्लीट एट बर्थ, बर्थ पे इनकम्प्लीट होता है, लीविंग स्मॉल गैप्स बिटवीन द बोन्स नोन एज फ्यूचर्स एंड फोंटेनेल्स। अब ये जो गैप होते हैं उनको हम या तो फ्यूचर्स कहेंगे या फोंटेनेल्स कहेंगे। अब फ्यूचर्स क्या है और फोंटेनेल्स क्या है, इनको हम इस पिक्चर में देख लेते हैं ना। जो बोन्स के बीच में ये जो गैप आता है वो फ्यूचर्स हैं, एक बोन दूसरे बोन से जुड़ती है, ठीक है। और बीच बीच में जहाँ पर 3 या 3 से ज़्यादा फ्यूचर आपस में जुड़ रहे हैं वहाँ पर वो क्या होंगे? फोंटेनेल्स होंगे, ठीक है ना। तो पहले हम देख लेते हैं बोन्स ऑफ द वाल्ट कंसिस्ट ऑफ, सबसे पहले बोन आती है पीछे वाली ले लेते हैं, ऑक्सीपिटल बोन, ठीक है ना। पीछे की ओर है ऑक्सीपिटल बोन विच लाइज बैक ऑफ द हेड, पार्ट ऑफ इट कंट्रीब्यूट टू द बेस ऑफ द स्कल। ये जो फिटल स्कल की बेस है उसका कुछ पार्ट ये ऑक्सीपिटल बोन बनाती है और फिर उसके बाद वो आगे की तरफ आ जाती है, ठीक है ना। तो नीचे भी यहाँ पर भी बेस में भी कुछ ऑक्सीपिटल होगी और ऊपर भी ऑक्सीपिटल बोन होगी, ठीक है। इट कंटेन्स फोरामेन मैग्नम, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो लास्ट ईयर भी कि एक बीच में फोरामेन मैग्नम होता है नीचे की तरफ, जहाँ से क्या निकलती है? स्पाइनल कॉर्ड। जो स्पाइनल कॉर्ड होती है ब्रेन का पार्ट वो आके नीचे स्पाइनल कॉर्ड के रूप में बनता है और वो इस फोरामेन मैग्नम से बाहर निकलता है, तो वो बच्चे में भी है, ठीक है। इट प्रोटेक्ट स्पाइनल कॉर्ड एंड एज इट लीव द स्कल। द ओसिफिकेशन सेंटर ऑफ द ऑक्सीपिटल बोन इज ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस। इसका ऑक्सीपिटेशन सेंटर कहाँ है? ओसिफिकेशन सेंटर प्रोट्यूबरेंस पे है। पीछे आप हाथ टच करेंगे तो जैसे आपको एक छोटा सा उभरा हुआ पार्ट फील होता है वैसा ही बच्चे की स्कल में भी, फीटल स्कल में भी है और वहाँ से फिर आगे ओसिफिकेशन शुरू होता है और कंप्लीट हो जाता है आफ्टर बर्थ, ठीक है। उसके बाद 2 बोन आती हैं हमारे पास, पेराइटल बोन्स विच लाइज ऑन ईच साइड ऑफ द वाल्ट, ठीक है। एक इधर पेराइटल बोन है और एक इधर पेराइटल बोन है, 2 बोन है और बीच में मेम्ब्रेनस पार्ट है, पूरा वो जुड़ा हुआ नहीं है बट स्टिल उसको हम फ्यूचर ही कहेंगे, ठीक है। उसके बाद 2 फ्रंटल बोन होती हैं, कहाँ? आगे की तरफ। अब ये भी एक डिफरेंस है एडल्ट से और इस फीटस से। एडल्ट में फ्रंटल बोन एक ही होती है ना, फर्स्ट टाइम हमने यही पढ़ा, एक फ्रंटल बोन है। बट यहाँ पर फ्रंटल बोन 2 हैं, अलग अलग सेपरेट होती हैं, ठीक है, लेफ्ट राइट, और बाद में यहाँ बीच से जुड़ना शुरू हो जाती हैं और एक ही बोन बन जाती है, ठीक है। विच फॉर्म्स द फोरहेड, जो क्या बनाती हैं? हमारा फोरहेड बनाती हैं और इसको हम सिनसिपुट कहते हैं। द फ्रंटल बोन फ्यूजेज इनटू द सिंगल बोन बाय द 8 years ऑफ एज, यानी डिलीवरी के 8 साल तक ये थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, बाद में जाके ये कंप्लीट जुड़ती हैं, एक बोन बन जाती है। उसके बाद आता है कि जो अपर पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन है ऑन बोथ साइड, वो भी वाल्ट का कुछ पार्ट बनाती है, ठीक है ना। टेम्पोरल बोन कहाँ होती है? कान के जस्ट यहाँ पे है ना, तो इसका ये कुछ पार्ट तो साइड वॉल बनाएगा बट कुछ पार्ट इसका थोड़ा सा वाल्ट का पार्ट भी बनाएगा, ठीक है। तो ये हो गई हमारे पास मेन बोन्स जो वाल्ट बनाती है। अब आता है फ्यूचर्स एंड फोंटेनेल्स कौन कौन से हैं? तो फ्यूचर्स वो हैं जहाँ पर 2 बोन जुड़ेंगी, ठीक है। दे आर क्रेनियल जॉइंट्स फाउंड बाय 2 बोन्स, जहाँ भी 2 बोन मिलेंगी वहाँ पर ये जॉइंट बनेगा बट स्टिल बीच में मेम्ब्रेन रहेगी, है ना, पूरा जॉइंट नहीं बनेगा। फोंटेनेल्स क्या होंगे? इट इज़ फॉर्म्ड व्हेन 2 और मोर फ्यूचर्स मीट, जहाँ भी 2 या 2 से अधिक फ्यूचर मिलेंगे वहाँ थोड़ा सा गैप होगा, उसको हम फोंटेनेल्स कहेंगे। एग्जाम्पल जैसे ये वाला है और ये वाला है, ठीक है ना। एक इसमें पॉइंट आता है मोल्डिंग। व्हाट इज मोल्डिंग?
मोल्डिंग आपका प्रैक्टिकली पूछा जाएगा डिलीवरी के टाइम। जो मैंने अभी आपको बताया कि मेम्ब्रेन्स थोड़ा सा ओवरलैप करने में हेल्प करती हैं और सिर थोड़ा सा दब जाता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मोल्डिंग कहते हैं ना। तो मोल्डिंग एक वो प्रोसेस होगा जिससे डिलीवरी इजी हो जाएगी, आसान हो जाएगी, है ना। इसमें क्या होगा, इट परमिट ए डिग्री ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ द स्कल बोन्स ड्यूरिंग लेबर, ठीक है ना। तो ये मोल्डिंग का आपका डेफिनेशन हो गया। अब जो फ्यूचर्स हैं उनके नाम जान लेते हैं, ये भी आपसे पूछा जाएगा। फीटल स्कल प्रैक्टिकली आपको दिखाई जाएगी, उसमें ना हाथ लगा के कि ये कौन सा फ्यूचर है ना, तो आपको पता होना चाहिए। जो लैम्ब्रोइडल फ्यूचर है वो कौन सा है, इट सेपरेट्स ऑक्सीपिटल बोन फ्रॉम द टू पैराइटल बोन्स। तो ये पीछे वाला जो यहाँ से लेकर यहाँ तक है वो है आपका लैम्ब्रोइडल फ्यूचर, ठीक है। उसके बाद आता है सेजाइटल फ्यूचर, ठीक है ना। सेजाइटल का मतलब स्ट्रेट लाइन, तो जो बीच में एक जो लाइन होगी यहाँ पर ये वाली, इसको हम क्या कहेंगे, सेजाइटल फ्यूचर, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास होता है कोरोनल फ्यूचर। कोरोनल फ्यूचर कौन सा है, इट सेपरेट्स फ्रंटल बोन्स फ्रॉम द पैराइटल बोन एंड पासिंग फ्रॉम वन टेम्पल टू अनदर। तो टेम्पल मतलब टेम्पोरल बोन के पास है ना। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये फ्यूचर है इसका नाम क्या है, कोरोनल फ्यूचर, ठीक है। उसके बाद एक आता है फ्रंटल फ्यूचर, जो एडल्ट में नहीं होता है बट फीटल स्कल में होता है, ठीक है ना। क्या है, इट रन्स बिटवीन द टू हाल्व्स ऑफ द फ्रंटल बोन। जो फ्रंटल बोन के दो पार्ट्स हैं उनके बीच में फ्रंटल फ्यूचर होता है, ठीक है। अब आते हैं फोंटेनेल्स। तो फोंटेनेल्स जो हैं वो दो हैं, एक पोस्टीरियर एंड एक एंटीरियर, ठीक है ना। तो ये भी आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में थ्योरेटिकल काफ़ी पूछा जाता है कि ये वाला कौन सा है, ये वाला कौन सा है और ये कब क्लोज होते हैं, ठीक है ना। तो जो पोस्टीरियर फोंटेनेल है उसको हम लैम्ब्डा कहते हैं, लैम्ब्डा, ठीक है ना। लैम्ब्डा क्यों कहते हैं, उसी से वो लैम्ब्रोइडल फ्यूचर है, लैम्ब्डा नाम से ही लैम्ब्रोइडल फ्यूचर है, बिकॉज इसकी जो शेप होती है वो ग्रीक लेटर लैम्ब्डा के समान होती है ना। ग्रीक लेटर एक लैम्ब्डा होता है, उसके जैसी इसकी शक्ल होती है, ठीक है ना, इसकी शेप होती है, तो इसलिए इसको हम कहते हैं लैम्ब्डा, ठीक है। इट इज सिचुएटेड एट द जंक्शन ऑफ लैम्ब्रोइडल एंड सेजाइटल फ्यूचर। जहाँ भी ये सेजाइटल फ्यूचर आ रहा है और ये लैम्ब्रोइडल फ्यूचर है, तो जहाँ इनका जॉइंट है उसको हम कहेंगे पोस्टीरियर फोंटेनेल और लैम्ब्डा, ठीक है ना। लैम्ब्डा नाम भी आ जाएगा तो भी आपको तुरंत आइडिया होना चाहिए कि इट मीन्स ये पोस्टीरियर फोंटेनेल के बारे में पूछ रहे हैं ना। अच्छा, इट इज ट्रायंगुलर शेप्ड, ठीक है ना, ये ट्रायंगुलर शेप होती है, ये ध्यान रखना, पोस्टीरियर फोंटेनेल ट्रायंगुलर शेप होगा। क्यों ध्यान रखना है, बिकॉज जब आप पीवी एग्जामिनेशन करेंगे, जब फीटल हेड एंगेज हो गया है और पीवी एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो वहाँ पर ये फील होता है, ठीक है ना। तो आप ऐसे फील करेंगे, अगर ट्रायंगुलर है तो इसका मतलब एंगेजमेंट बैक साइड से हुआ है, ठीक है ना। और ट्रायंगुलर नहीं है, कोई और चीज़ फील हो रही है, ये फील हो रहा है, ये फील हो रहा है, तो आपको अलग अलग तरीके से पता लगेगा कि कौन सा पार्ट डिलीवर होने वाला है सबसे पहले, है ना। उसके बाद आता है कि नॉर्मली क्लोजेस एट 6 वीक्स, ठीक है ना, 6 वीक तक ये नॉर्मली क्लोज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है एंटीरियर वाला, ठीक है ना। तो एंटीरियर जो बाद में क्लोज होता है और ये बड़ा भी होता है, ठीक है ना। पोस्टीरियर छोटा होता है, जल्दी क्लोज हो जाता है, एंटीरियर बड़ा है। ये कहाँ बनता है, अच्छा इसका नाम भी एक है स्पेशल ब्रैग्मा, ठीक है ना। तो ये भी इसके शेप के हिसाब से है, ये डायमंड शेप्ड होता है, ठीक है ना। तो जो एंटीरियर फोंटेनेल है वो डायमंड शेप होगा, तो जब पीवी करेंगे तो वहाँ पर आपको डायमंड शेप 4 कोने इसके दिखेंगे काइट के समान, है ना। तो आपको पता लग जाएगा कि ये ब्रैग्मा है, ठीक है ना। तो इसको हम क्या कहेंगे, ब्रैग्मा और एंटीरियर फोंटेनेल। इट इज़ फाउंड एट द जंक्शन ऑफ सेजाइटल, कोरोनल एंड फ्रंटल फ्यूचर। यहाँ पर 3 फ्यूचर काम में आ रहे हैं, ठीक है ना, फ्रंटल, कोरोनल और सेजाइटल, ठीक है ना। इनके जंक्शन पर ये बनता है। इट इज़ ब्रॉड काइट शेप एंड रिकॉग्नाइजेबल वेजाइनली, जब हम इसको पीवी करते हैं ना, बिकॉज द फ्यूचर लीव फ्रॉम ईच ऑफ द 4 कॉर्नर्स। तो चारों कॉर्नर से फ्यूचर निकल रहा है, तो ये 4 कोने का हो गया। इट मेजर्स 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 1.5 to 2 सेंटीमीटर वाइड, ठीक है।
एंड नॉर्मली इट क्लोजेज बाय 8 months ऑफ द एज, ठीक है ना। इसको क्लोज होने में काफ़ी टाइम लगता है। अब इम्पोर्टेंट चीज़ें आ जाती हैं, रीजन्स एंड लैंडमार्क्स ऑफ द फीटल स्कल। लैंडमार्क्स कौन से होंगे उनको आप आइडेंटिफाई करेंगे, एक जो आपको फीटल स्कल दी होगी उसके अंदर, है ना। तो फीटल स्कल इज फर्दर सेपरेटेड इनटू रीजन्स एंड विद इन दीज देयर आर लैंडमार्क्स, ठीक है ना। कुछ लैंडमार्क्स है और कुछ रीजन्स है। तो लैंडमार्क्स कौन से हैं? लैंडमार्क्स आर यूजफुल इन द मिडवाइफरी व्हेन अंडरटेकिंग द वेजाइनल एग्जामिनेशन एज दे हेल्प टू असर्टेन द पोजीशन ऑफ द फीटल हेड। कि जब पीवी में हम फीटल हेड चेक करते हैं तो हमें समझ में आना चाहिए कि अंगुली हमारी कहाँ टच हो रही है, कौन से लैंडमार्क पे टच हो रही है, ठीक है ना। तो उससे हम पोजीशन का पता लगा सकते हैं ड्यूरिंग डिलीवरी। तो सबसे पहले आता है ऑक्सीपुट रीजन, ठीक है ना। ऑक्सीपुट रीजन क्या है? ऑक्सीपिटल बोन पे होगा, ये तो क्लियर हो गया आपके पास एक बात तो है ना। इट लाइज बिटवीन फोरामेन मेंटम एंड द पोस्टीरियर फोंटेनेल, ठीक है। तो यहाँ पर जो पीछे का ये आपका पोस्टीरियर फोंटेनेल है, यहाँ से लेके पीछे जहाँ तक आप जा सकता है आप वहाँ तक ये रहेगा। और द पार्ट बिलो ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस इट इज नोन एज सब ऑक्सीपिटल रीजन, ठीक है ना। तो पूरा तो ये ऑक्सीपुट रीजन है, बट प्रोट्यूबरेंस के नीचे जो होगा वो सब ऑक्सीपिटल रीजन, ठीक है ना। पूरा ऑक्सीपिटल और प्रोट्यूबरेंस के नीचे सब ऑक्सीपिटल रीजन। ओके, एक चीज़ क्लियर हो गई, ऑक्सीपुट कहाँ से कहाँ तक, ठीक है। उसके बाद आता है इसमें वर्टेक्स रीजन। वर्टेक्स रीजन बिल्कुल ऊपर होगा, ठीक है। इट इज़ बाउंडेड बाय पोस्टीरियर फोंटेनेल टू पैराइटल एमिनेंस एंड द एंटीरियर फोंटेनेल, ठीक है ना। तो पोस्टीरियर फोंटेनेल एंटीरियर फोंटेनेल इनके बीच में और ये एमिनेंस होते हैं, ठीक है ना। जो पैराइटल बोन के ऊपरे हुए पार्ट होते हैं वो एमिनेंस होते हैं। तो इतना जो पार्ट होगा वो क्या होगा? वर्टेक्स रीजन होगा, ठीक है ना, वर्टेक्स रीजन। उसके बाद आता है फोरहेड या सिनसिपुट, ठीक है ना। तो सिनसिपुट क्या है? जहाँ पर अपना फोरहेड है वो सिनसिपुट कहलाएगा। दिस रीजन एक्सटेंड फ्रॉम द एंटीरियर फोंटेनेल एंड द कोरोनल फ्यूचर टू द ऑर्बिटल रीजेज। तो जहाँ फोंटेनेल से लेके ऑर्बिटल रीजेज कौन से हमारे, जिसके ऊपर आईब्रो होती है ना, तो वहाँ तक का जो एरिया होगा उसको हम क्या कहेंगे? सिनसिपुट रीजन, ठीक है ना। तो पीछे से लेके ये तीन हमारे पास रीजन आ गए हैं, ऑक्सीपुट, वर्टेक्स एंड लास्ट वाला कौन सा है? सिनसिपुट, ठीक है ना। पीछे ऑक्सीपुट, बीच में वर्टेक्स और आगे सिनसिपुट, ठीक है ना। तो इनको आप अच्छी तरह याद कर लेना। अब आता है द फेस। आगे फेस रहेगा, सिनसिपुट से नीचे का जो जगह है वहाँ से आगे फेस शुरू हो जाएगा। द फेस एक्सटेंड फ्रॉम द ऑर्बिटल रीजेज टू द रूट ऑफ द फ्रॉम द रूट ऑफ द नोज टू द जंक्शन ऑफ चिन, ठीक है ना। चिन का जो आगे वाला पार्ट है वहाँ तक फेस होगा और चिन को मेंटम बोलते हैं, ठीक है ना। तो जो एक लैंडमार्क है, ठीक है ना। तो ये क्या होगा? मेंटम। अगर ये फील हो रहा है तो इसको मेंटम कहेंगे। द पॉइंट बिटवीन आईब्रो इज नोन एज ग्लेबिला, ठीक है ना। ये जो है ये ग्लाबिला होगा जहाँ पर ये पॉइंट है ना, तो ये ग्लाबिला और ये मेंटम, ठीक है ना। तो ये भी आपको आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, ये भी क्या है? लैंडमार्क्स है, ठीक है। अब आता है डायामीटर्स ऑफ फीटल स्कल। कौन कौन सी डायामीटर हैं जो मिडवाइफरी में हमारे लिए इम्पोर्टेंट है? नॉलेज ऑफ डायामीटर ऑफ स्कल alongside the diameter of pelvis allows the midwife to determine the relationship between the fetal head and mother's pelvis। तो इसीलिए ये जो तीनों चैप्टर हैं हमारे इंटर रिलेटेड हैं कि पेल्विस के डायमीटर्स आपको पता हों और फीटल स्कल के पता हों तो आप उनका रिलेशन निकाल सकते हैं कि कैसे कैसे वो सेफ डिलीवरी नॉर्मल होगी या नहीं होगी, ठीक है। देयर आर 6 लॉन्गिट्यूडिनल डायामीटर्स, ठीक है ना। तो लॉन्गिट्यूडिनल डायामीटर हैं वो कितने हैं? 6 हैं और 2 ट्रांसवर्स डायामीटर हैं, ठीक है ना। तो टोटल इसके अंदर 8 डायामीटर्स हैं जो हमें लर्न करने हैं, ठीक है। 6 लॉन्गिट्यूडिनल और 2 ट्रांसवर्स, ठीक है। 6 एंड 2 टोटल 8 हो जाएंगे। पहला कौन सा है? द सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक डायामीटर, SOB। नाम से क्लियर होता रहेगा, आप ध्यान से इसको पढ़ना, सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक।
तो सब ऑक्सीपिटल जो रीजन था वो कहाँ था, प्रोट्यूबरेंस से नीचे, ठीक है ना, ये वाला। और ब्रैगमा कहाँ होता है, एंटीरियर फोंटेनेल को ब्रैगमा बोलते हैं। तो ये जो डायामीटर होगा ये कौन सा होगा, सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक, जो 9.5 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है ना। इट इज मेजर्ड बिलो द ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस टू द सेंटर ऑफ एंटीरियर फोंटेनेल और ब्रैगमा। ओके, दूसरा आता है हमारे पास सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल, ठीक है ना, सेम नाम है सब ऑक्सीपिटो। तो सब ऑक्सीपिटो तो हमने देख ही लिया था, ये वाला है, और कहाँ तक जाएगा, फ्रंटल तक, फ्रंटल बोन तक, है ना। तो सेंटर ऑफ द जो फ्रंटल फ्यूचर होगा वहाँ तक जाएगा, और ये होगा अप्रोक्सीमेटली 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायमीटर, 2 हो गए। तीसरा क्या है, ऑक्सीपिटो फ्रंटल। ऑक्सीपिटो फ्रंटल काफ़ी बड़ा है, 11 सेंटीमीटर का है, एंड इट इज मेजर्ड फ्रॉम द ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस टू ग्लाबिला। तो जो ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस है वहाँ से लेके ग्लाबिला तक जो है वो हमारा हो गया 11.5 सेंटीमीटर, और इसका नाम हो गया ऑक्सीपिटो फ्रंटल, ठीक है ना। उसके बाद आता है मेंटो वर्टिकल, ठीक है ना, मेंटो वर्टिकल। तो नाम से क्लियर है, मेंटो, मेंटम कहाँ पर है हमारा, चिन पर, ठीक है ना, और यहाँ से शुरू होकर कहाँ तक जाएगा, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द वर्टेक्स। वर्टेक्स में सबसे ऊंचा जो पॉइंट फील हो वही उसका पॉइंट होगा, और वहाँ तक जो लाइन जाएगी वो क्या हो जाएगी, मेंटो वर्टिकल डायामीटर। और ये कितना होता है, 13.5, ठीक है। 4 हो गए। 5वां है सब मेंटो वर्टिकल, ठीक है ना। सब मेंटो वर्टिकल मेजर्ड फ्रॉम द जॉइंट बिटवीन चिन जॉइंट्स द नेक, जहाँ पर चिन नेक से ज्वाइन करती है, ठीक है ना। तो ये पीछे की तरफ, यहाँ से लेके कहाँ होगा, सब मेंटो वर्टिकल, सब मेंटो वर्टिकल मेजर्ड बिटवीन द एंड नेक टू द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ वर्टेक्स, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर शो किया हुआ नहीं है, बट ये यहाँ पर होता है, ठीक है ना। ये कितना होता है, 11.5, ठीक है ना, 11.5 सेंटीमीटर। उसके बाद एक ऐसा ही आता है सब मेंटो ब्रैगमेटिक, ठीक है ना। तो अगेन वहीं से शुरू होगा जहाँ से सब मेंटो वर्टिकल शुरू हुआ था, और जाएगा कहाँ तक, ब्रैगमा तक, और ये होगा हमारा 9.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ये इतने जो डायामीटर्स हैं ये आपसे प्रैक्टिकली पूछते हैं, बस आपको पोजीशन पता हो और लगभग कितना सेंटीमीटर होता है वो पता हो, ठीक है ना। तो ये आपका प्रैक्टिकली काम कंप्लीट हो जाएगा। थ्योरेटिकली में जस्ट आप नाम दे दो और कहाँ से कहाँ तक होता है वो दिख दो, सब कुछ होगा, है ना। थ्योरी में भी प्रैक्टिकल में भी काम आएगा। अब आते हैं हमारे पास 2 ट्रांसवर्स, ठीक है ना। ये तो याद रखने बहुत ईजी है, ट्रांसवर्स हैं 2 ही है। तो ट्रांसवर्स मतलब जो ऐसे चलेंगे, ठीक है ना, बाई पेराइटल एंड बाई टेम्पोरल, ठीक है। बाई पेराइटल कौन से हैं, द डायामीटर बिटवीन 2 पेराइटल एमिनेंस। पेराइटल एमिनेंस जो सबसे उभरे हुए पार्ट है ना, 2 सींग या निकलते हैं ना, तो यहाँ से बीच में जो होगा ये होगा हमारा बाई पेराइटल, ठीक है। बाई टेम्पोरल क्या है, डायमीटर बिटवीन 2 फार्दरेस्ट पॉइंट ऑफ द कोरोनल फ्यूचर। जहाँ हमारे कोरोनल फ्यूचर हैं वो लास्ट तक जहाँ जाके टच होते हैं वहाँ पर ये होता है बाई टेम्पोरल, और ये हमारा कहाँ होता है, आगे की तरफ होता है, और 8.2 सेंटीमीटर होगा, ठीक है ना। सिंपल सा 2 ही हैं तो इजी हैं याद रखने। लॉन्गिट्यूडिनल वाले थोड़े ज़्यादा हैं तो उनको आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, ये वाले तो सिंपल है, ठीक है। नॉर्मली आपके एग्जाम में यही आते हैं फीटल स्कल के अंदर, है ना। बट 2 इम्पोर्टेंट डायामीटर और हैं जो आपको मिडवाइफरी में आगे काम आने वाले हैं। कौन कौन से, डायामीटर्स ऑफ द फीटल ट्रंक। फीटल ट्रंक में भी डायामीटर हैं जो कहाँ पर हैं, यानी जो आपके कोलैप्स होने या दबने वाले ना हों वो डायामीटर्स होंगे, है ना। तो एक तो ये शोल्डर के डायामीटर होंगे, ठीक है ना, ये दबेंगे नहीं। तो इन यहाँ पर क्या होता है, एक्रोमियन प्रोसेस होता है, तो इसलिए इनको क्या कहेंगे, बाई एक्रोमियल डायामीटर, ठीक है ना। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये एक एक्रोमियन प्रोसेस से लेके दूसरे एक्रोमियन प्रोसेस ये होगा बाई एक्रोमियल डायामीटर, ठीक है ना। और ये होगा हमारा 12 सेंटीमीटर। ये भी जब हेड डिलीवर, ये शोल्डर डिलीवर होता है तो उस समय आपको ध्यान में रखना होता है। अब ये भी काफ़ी बड़ा होता है, इसलिए कभी भी जब डिलीवर करते हैं तो दोनों
शोल्डर एक साथ नहीं आते हैं, है ना। पहले एक शोल्डर डिलीवर होगा, फिर आगे करके दूसरा शोल्डर डिलीवर होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये डायामीटर बड़ा है। ओके, अब ये जो डायामीटर, ये जो शोल्डर है, ये भी थोड़ा सा हल्का सा मूव करके स्पेस बनाता है। कब? जब हमारे पास ये जो क्लेविकल बोन है, जो स्टर्नम का जॉइंट है, वो थोड़ा सा आगे हो जाता है और थोड़ा सा ये दब जाता है, ठीक है ना। इस प्रकार जैसे अभी चौड़ा है, ऐसे दब गया तो थोड़ा सा स्पेस इसमें बन जाता है और डिलीवरी हो जाती है, ठीक है। ये मूवमेंट पॉसिबल होती है। उसके बाद आता है बाई ट्रोकेंट्रिक। ट्रोकेंटर्स कहाँ होते हैं? हमारे हिप जॉइंट के नीचे, जहाँ पर जो फीमर बोन है उसका ट्रोकेंटर आता है, ठीक है ना। तो एक ट्रोकेंटर से दूसरे ट्रोकेंटर तक का जो डायामीटर होगा वो क्या होगा आपका? बाई ट्रोकेंट्रिक डायामीटर, और ये होता है 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये हमें फील होता है या काम आता है मिडवाइफरी में जब ब्रीच प्रेजेंटेशन होती है, ठीक है ना। वर्टेक्स प्रेजेंटेशन तो हमने देख लिया जब हेड नीचे होता है, और ब्रीच प्रेजेंटेशन जब बटक्स नीचे होंगे तब वो कौन सा प्रेजेंटेशन होगा? ब्रीच प्रेजेंटेशन, ठीक है ना। उस दौरान हमें बाई ट्रोकेंट्रिक जो डायमीटर है उसका ध्यान रखना है, ठीक है। अब आता है प्रेजेंटिंग डायमीटर। ये जो बीच की लाइन जा रही है 25 सेंटीमीटर की, ये क्या है? ये तो लेंथ है, इसका कोई लेना देना मिडवाइफरी में नहीं है। अगर 20 सेंटीमीटर का होगा तो भी निकलेगा, 30 का होगा तो भी निकलेगा, ठीक है ना। हमें सिर्फ डायमीटर का ही ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये टोटल लेंथ दी हुई है क्राउन से लेके वर्टेक्स से लेके ब्रीच तक कितनी होती है। 25 सेंटीमीटर का नॉर्मली बच्चा होता है। वैसे टोटल लेंथ तो ज़्यादा होगी, पैर भी होंगे, है ना। अब आता है प्रेजेंटिंग डायामीटर्स, ठीक है ना। प्रेजेंटिंग डायामीटर कौन से होंगे? वो डायामीटर जो एंगेज होने के बाद आएंगे, प्रेजेंटेशन में आएंगे, ठीक है ना। और ये कोई सा भी आ सकता है, जो अभी तक अपन ने पढ़ा उनमें से कोई भी डायामीटर आ सकता है। द प्रेजेंटिंग डायामीटर ऑफ द हेड आर दोज दैट आर लाइज एट राइट एंगल, ठीक है ना। किसके राइट एंगल होंगे? कर्व ऑफ कार्स। कर्व ऑफ कार्स हमने कल देखा था, ठीक है ना, पेल्विस के अंदर से जाता है, तो उसके राइट एंगल पे कौन सा डायामीटर होगा उसको हम कहेंगे प्रेजेंटिंग डायामीटर, ठीक है ना। तो कोई सा भी हो सकता है, लॉन्गिट्यूडिनल डायामीटर भी हो सकता है, डायामीटर भी हो सकता है, और ट्रांसवर्स भी हो सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी रहती है। और इस प्रेजेंटिंग डायामीटर से ही क्या बनता है? प्रेजेंटेशन ऑफ फीटल हेड बनता है, ठीक है। सम प्रेजेंटिंग डायामीटर्स आर मोर फेवरेबल। कुछ ऐसे प्रेजेंटिंग डायामीटर जो फेवरेबल हैं, क्यों? क्योंकि वो छोटे हैं और वहाँ से नॉर्मल डिलीवरी इजी हो जाएगी। अच्छा, ये जो प्रेजेंटिंग डायामीटर है ये कौन सा आएगा वो डिपेंड करता है एटीट्यूड पर, ठीक है ना। अब एटीट्यूड क्या होता है? जो नॉर्मली हम बोलते हैं साइकोलॉजिकली, वो एटीट्यूड नहीं है, वैसे रिलेटेड तो उसी से ही है। एटीट्यूड क्या होता है? जैसे क्या विचार के आपके हाई हेडेडनेस है ना, ऐसे ऊंचा सिर करके चलते हैं ना, तो लगभग ऐसा ही एटीट्यूड है कि जो बच्चे की फीटस की जो नेक है वो कितनी झुकी हुई है, कितना ग्राउंड टू अर्थ है ना, डाउन टू अर्थ है, उससे उसका एटीट्यूड बनता है, ठीक है ना। द टर्म एटीट्यूड यूज टू डिस्क्राइब द डिग्री ऑफ फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, कितना एक्सटेंशन है और कितना फ्लेक्शन है उस पर डिपेंड करेगा उसका एटीट्यूड, और वही डिटरमाइन करेगा प्रेजेंटिंग पार्ट लेबर में कौन सा होगा, ठीक है। जैसे वर्टेक्स प्रेजेंटेशन यदि है, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में क्या है? बिल्कुल नेक सीधी होगी और वर्टेक्स प्रेजेंटिंग पार्ट होगा बिल्कुल सामने, आपके सेजाइटल फ्यूचर आएगा, ठीक है ना। व्हेन द हेड इज वेल फ्लेक्स्ड, सब ऑक्सीपिटोब्रैगमेटिक डायामीटर एंड द पैराइटल डायामीटर ये प्रेजेंटिंग पार्ट होंगे, है ना। एक लॉन्गिट्यूडिनल होगा और एक ट्रांसवर्स होगा। दिस इज द मोस्ट फेवरेबल शेप फॉर द डायलेटिंग सर्विक्स एंड बर्थ ऑफ द हेड। ये अगर प्रेजेंटेशन है तो बहुत ही बढ़िया है, इजी डिलीवरी हो जाएगी, ना तो बच्चे को कोई प्रॉब्लम होगी और ना ही मदर के जो पेरिनियल पार्ट है उसको कोई प्रॉब्लम होगी, है ना। फेस प्रेजेंटेशन, फेस प्रेजेंटेशन कब होगा? जब हाइपर एक्सटेंशन होगा। एटीट्यूड क्या होगा? हाइपर एक्सटेंडेड होगा, ठीक है ना, पीछे की तरफ झुका हुआ है। व्हेन द हेड इज कम्प्लीटली एक्सटेंडेड
द प्रेजेंटिंग डायमीटर आर सब मेंटोब्रैगमेटिक एंड बाईटेम्पोरल। अब ये वाले प्रेजेंटिंग पार्ट होंगे। द सब मेंटो वर्टिकल डायमीटर विल डिस्टेंड द वेजाइनल ओरिफाइस। अब ये बड़ा है तो वेजाइनल ओरिफाइस को बड़ा करेगा, हो सकता है वेजाइनल टीयर हो जाए या आपको आर्टिफिशियली उसको कट करना पड़े, ठीक है ना। ये फेस प्रेजेंटेशन में ये रहेगा, बट डिलीवरी हो जाती है नॉर्मल, कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं है। उसके बाद में आता है ब्रो प्रेजेंटेशन, ठीक है ना। ब्रो प्रेजेंटेशन व्हेन द हेड इज पार्शियली एक्सटेंडेड, पूरा एक्सटेंड नहीं है, पार्शियली एक्सटेंडेड है ना, यहाँ से आ रहा है। द मेंटो वर्टिकल डायामीटर जो 13 सेंटीमीटर का है एंड द बाई टेम्पोरल डायामीटर जो 8.2 का है वो वहाँ पर प्रेजेंटिंग होंगे, एक लॉन्गिट्यूडनल और एक ट्रांसवर्स। इफ दिस प्रेजेंटेशन परसिस्ट द नॉर्मल वेजाइनल बर्थ इज नॉट पॉसिबल। यदि ये चेंज हो जाती है समय के साथ तो ठीक है, अदरवाइज इसमें सिजेरियन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये प्रेजेंटेशन से हमें ये पता लगता है कि डिलीवरी नॉर्मल होने वाली है या उसको सिजेरियन के लिए भेज दें, ठीक है। क्लियर। लास्ट में मोल्डिंग आती है, वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जैसे ये यहाँ पर मोल्डिंग दिखाई हुई है कि मोल्डिंग इज यूज टू डिस्क्राइब द चेंज इन द शेप ऑफ फीटल हेड। कि डिलीवरी के जो प्रेशर लगता है फेशिया का, पेल्विस का, उससे जो चेंजेस होते हैं उसको हम मोल्डिंग बोलते हैं। दिस टेक प्लेस ड्यूरिंग इट्स पासेज थ्रू द बर्थ कैनाल। Alteration in shape is possible because the bones of the vault allow slight degree of bending and the skull bones are able to override the sutures. Sutures के ऊपर override भी होके भी वो निकल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या कहते हैं, मोल्डिंग, ठीक है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट फीटल स्कल, ठीक है। My student support system. Keep watching, keep learning.